गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की बेस थ्योरम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास जो बेस थ्योरम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक थ्योरम आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसमें स्टेटमेंट कहती क्या है? कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ऐसा इवेंट जो कि हो चुका है और उसके बाद उसकी वजह से कोई एक ऐसा इवेंट जो इफेक्ट हुआ, डिवाइड में क्या आता है? समेशन आता है। i1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। अब देखो, बच्चों को लगेगा कि ऊपर और नीचे दोनों सेम लिख दिया। नीचे भैया उन सबका सम है और ऊपर खाली वो रिजल्ट आएगा जो कि मुझे चाहिए था। ऊपर खाली क्या आएगा? जो कि मुझे को चाहिए था। समझियो ये बात? ऐसे समझ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करके देखते। पहला एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि अब उसने क्या कहा, एक आपके पास बैग है 1 जिसके अंदर आपके पास 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स है। एक है बैग नंबर 2, 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल्स है। आपने क्या करा, एक बॉल बाहर निकाली और देखा कि वो रेड कलर की है। आप ये बताओ कि वो दूसरे बैग से है। आप ये बताओ कि वो दूसरे बैग से है। अब एक बात बताओ, दूसरे बैग से है, आपको ये बताना है। पहली बात तो जो ये 2 बैग होंगे तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसको सिलेक्ट करने की 1/2 और इसको भी 1/2 आएगी। तो ये तो मेरे पास बन गया E1 और ये बन गया मेरे पास E2 इवेंट। आपको क्या कहना था? दूसरे बैग से आए तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? दूसरा बैग यानी कि 1/2। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों, समझे? ऊपर क्या कहते हैं? अब ए मतलब रेड बॉल चाहिए। अब सेकंड वाले बैग में रेड बॉल कितनी है? 5, तो 5 बाय में 9, क्योंकि सेकंड में से मेरे को पहले निकालनी, रेड बॉल निकालनी है। अब नीचे तो टोटल लिखते हैं। टोटल का मतलब पहले में से भी आ सकती थी। इनटू में क्या हो गया? 3/5 प्लस में दूसरे में से भी आ सकती है, जबकि आई भी है तो 5/9। इनको सोल्व कर लेंगे। जैसे कि 5 में 18, यहां सोल्व किया तो 3 में 10 और यहां सोल्व किया तो 5 में 18। आपको पता है नीचे एलसीएम लूंगा मैं तो मेरे पास 90 आएगा। यहाँ बच गया 9, 9 3 27 और यहाँ बच गया 25। तो 5/18 90 ऊपर चला गया, इसको ऐड किया तो 52, ये 5 आ गया। 25 में 52 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये अच्छे से? चलिए, अब आपको ये क्लियर होता जाएगा कि हमारे पास इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है और क्यों हमने ये फॉर्मूला हमारा यूज किया, समझे? अब जैसे कि मैं आपके पास एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। वो कहता है एक बैग है आपके पास X जिसके अंदर मैंने ये कहा 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स है। एक वो मैंने बैग माना Y जिसके अंदर मैंने कहा 3 व्हाइट और 3 ही ब्लैक बॉल्स है मेरे पास। 2 बॉल्स को मैंने बाहर निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट किसी भी एक बैग में से, और हमने देखा एक व्हाइट आई है और एक ब्लैक आई। एक व्हाइट आई और एक ब्लैक आई। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों की दोनों बॉल्स वाई बैग से आई हैं। किससे आई है? वाई वाले बैग से आई। तो पहली बात तो बैग को सिलेक्ट करना है, उसको इवन माना तो 2 बैग में से एक को सिलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 बचेगी। उसने क्या कहा था? वाई वाले बैग की, यानी कि 1/2। अब 2 बॉल्स बाहर निकाली, एक ब्लैक हो जाए और एक व्हाइट, तो 3C1 और इनटू में क्या होगा? 3C1, ये ब्लैक के लिए और ये व्हाइट के लिए, इस वाले बैग में से। टोटल कितनी थी? 6, तो 6C2 आएगा, समझिए? यहां पे 1/2 पहले वाले के लिए, व्हाइट आएगी तो 4C1, ब्लैक आएगी तो 2C1, डिवाइड में 6C2। और एक केस आपके पास ये एज इट इज बन जाएगा दूसरे वाले बैग का। तो मैंने क्या करा, 1/2 और 1/6C2 को तो कॉमन ले लिया।
3C1 मुझे पता 3 होता है और यहां पर भी क्या आ जाएगा, वो 3 ही रहेगा। 1/2 और 1 में 6C2 को कॉमन ले लिया। 4C1 4 होता है, 2C1 2 और 3 इंटू में 3। देखो ये तो सारा कैंसिल हो गया पार्ट। 3 3 से कितना रह गया 9, 4 2 सा 8 प्लस में 9, तो 9 में 17 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये? आ गया। तो ज्यादा कॉम्बिनेशन को भी ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस ये देखो कि हम कर कैसे सकते हैं कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन परफॉर्मेंस आना चाहिए आपको, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी एग्जाम में। ठीक है, अब ये देखो, एक मेरे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, वो कहता है मेरे पास 3 फैक्ट्री है, सॉरी फैक्ट्री एक है, उसके अंदर 3 मशीन लगा दी मैंने। एक फैक्ट्री में 3 मशीन लगा दी, बोल्ट की फैक्ट्री है, कहता है 25% बोल्ट बनाती है ए वाली यानी कि फर्स्ट वाली, 35% बनाती है दूसरी वाली मशीन और 40% बनाती है तीसरी वाली। और उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस भी निकले होंगे, कहती है 5%, 4% और ये आएगा 2% डिफेक्टिव। कहता है एक बोल्ट मैंने उठाया, एक बोल्ट, और ये पाया कि वो डिफेक्टिव था, और डिफेक्टिव था, लेकिन आपको बताना है कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट निकला वो दूसरे वाले बैग से निकला, यानी कि दूसरे वाली मशीन से निकला है। तो दूसरे वाली मशीन के बनाने के चांसेस कितने हैं? पहली बात तो 35/100, उसमें से डिफेक्ट आने के चांसेस कितने हैं? 4/100, क्योंकि परसेंटेज है। पहले वाले में से होता तो 25/100 इंटू में 5/100 होता, दूसरी वाली में से होता तो मेरे पास 35/100 इंटू में 4/100 होता, तीसरी वाली में से होता तो 40/100 और इंटू में 2/100 होता। समझिए, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 140/100, 25 को 5 से किया तो 125/100, 35 को 4 से किया तो 140/100, 40 को 2 से किया तो 80/100। आपको पता है नीचे भी सब में ऐसे में 100 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो 140/100, 140 प्लस 80 कितना होता है? 220, 220 में 125 को ऐड करूंगा तो 345 बचेगा, 345 बचेगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये 2 और ये 8, मैंने कौन से टेबल पे काटा? मैंने काटा 5 के टेबल पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 6 और ये 9। अब मुझे लगता है आगे जाके किसी पे नहीं कैंसिल हो रहा ना, मेरे पास आंसर आ गया। हो गया क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैंने ये कहा, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में कुछ बच्चे हैं, इट इज नॉन दैट 60% रिसाइड इन ए हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल में जो रहने वाले हैं वो कितने परसेंट बच्चे हैं? 60%। इसका मतलब समझ जाओ कि 40% ऐसे होंगे जो नॉन हॉस्टलर्स होंगे, जो हॉस्टल में नहीं रहते। आगे उसकी कहानी सुनना, कहता है प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली 30% बच्चे जो कि हॉस्टल में रहते थे उनको ए ग्रेड मिली, ए ग्रेड जो कि हॉस्टल में रहते थे, और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते थे उनमें से खाली 20% बच्चों को क्या मिला? ए ग्रेड मिला। मैंने एक बच्चे को उठा लिया, सेलेक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी बताओ, उसको ए ग्रेड मिला हुआ है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हॉस्टलर है, यानी कि हॉस्टल में रहता है। अब जो रहता है तो ऊपर वाला लिखूंगा, हॉस्टल में रहने का यानी कि 60/100, ए ग्रेड मिलने के चांसेस क्या थे? 30/100, डिवाइड में क्या होगा? या तो 60/100 इंटू में 30/100,
प्लस में या फिर वो नॉन हॉस्पिटल वाले केस में चला जाएगा। समझ आया? कैलकुलेशन का पार्ट तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं बड़े अच्छे से। क्लियर है? चलिए, तो कितने आसान क्वेश्चन है बेस थ्योरम की भी, बस हमारे को एक बार पकड़ में आना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे है हमें। उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि बेस थ्योरम के ऊपर हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।